यार आज बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ इकोनॉमी के। पुराना एक रिवीजन करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का ही। देखो तुम्हें कितने याद हैं, वैसे तो बहुत सिंपल से हैं। तो और उसके बाद फिर मैं मंडे से जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगा। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा इकोनॉमी के, थोड़ा बेसिक्स भी रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने इसमें कुछ करना ही नहीं है, बता ही दोगे। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। आते इस तरीके के सब है, वो आइडेंटिफाई करने को कहता है कौन सा सेक्टर है। तो टर्शरी सेक्टर का कौन सा नहीं है इसमें से? फिशिंग नहीं है, बाकी सब है। रिटेलिंग टर्शरी में, सर्विस सेक्टर है रिटेलिंग, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सब सर्विस सेक्टर है। फिशिंग जो है कौन से सेक्टर में आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिशिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट। हिज पॉपुलर बुक वेल्थ ऑफ नेशन वॉज पब्लिश्ड इन 1776। तो अब इसमें से पूछा है उसने, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। हाँ, हाँ कितने लोग का आंसर है? ए कितनों का है जल्दी से बताओ, ऐसे पूछ लूंगा ना, मुझे समझ में आ जाएगा कौन क्या सोच रहा है। ए कितनों का है? 1 और 2 किसी का नहीं है। और बी 1 और 3 कितनों का है? और कोई किसी का ऐसा जिसका सी हो 2 और 3? कोई नहीं है ना, सबका बी है। ठीक है, गलती क्या है सेकंड स्टेटमेंट में? फ्रेंच नहीं थे, कहाँ के थे ये भी तो बताओ। हाँ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, ही वॉज स्कॉटिश। तो बस यही गलती थी और सारा सही लिखा है। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उनको कहते ही हैं। फ्रेंच फिलोसफर नहीं थे, वो स्कॉटिश फिलोसफर थे, स्कॉटलैंड के थे और इकोनॉमिस्ट थे। पॉपुलर बुक उनकी वेल्थ ऑफ नेशन है ही, फेमस है और 1776 में पब्लिश्ड है। तो बाकी ठीक है, बस एक गड़बड़ है स्कॉटलैंड वाली, बट आते आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन। इट इज अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स which include the sectors of government services that are not for profit making but are essential for the system like education, culture, etc. Identify the sector. इकोनॉमी का ये ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है बट सिस्टम के लिए बहुत इसेंशियल है। जैसे एजुकेशन है, कल्चर है, इस तरीके के सेक्टर्स को इंक्लूड करने वाला इकोनॉमी का सेक्टर कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर? कितने लोग का आंसर ए है? कितनों का बी है? कितनों का सी है? एक दो का। और कितनों का डी है? क्वार्टरनरी। बाकी का कुछ भी नहीं है? उसने तो एक को भी नहीं हाथ उठाया। हाँ, सी या डी? सब कुछ का डी भी आ रहा है ना। देखो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्विनरी सेक्टर, है ना। देखो क्विनरी सेक्टर था इकोनॉमी का फिफ्थ सेक्टर। इकोनॉमी का फोर्थ सेक्टर था क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें आ रही थी, जो नॉलेज इकोनॉमी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्विनरी सेक्टर के अंदर वो सर्विसेज आ रही थी जो सर्विसेज प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट के मोटिव से चलाई भी नहीं जा रही है, बट वो हैं जरूरी, इसेंशियल सर्विसेज हैं। क्विनरी सेक्टर में वो सर्विसेज भी आई थी जैसे डोमेस्टिक वर्क वगैरह जो थे, वो भी क्विनरी में डाले जा रहे थे। याद करो, पढ़ाया था पर अब याद कहाँ है ना। चलो, तो क्विनरी सेक्टर, सी इज द आंसर। दैट इज वाई प्रैक्टिस करा रहा हूँ, याद दिलाऊं, तुम भूल रहे हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी भूल रहे हो। ठीक है, तो क्विनरी यानी कि अर्थव्यवस्था का पांचवा क्षेत्र, तो सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन। If the secondary sector contributes 50% or more to the total production value of economy, then the economy called as। ये तो बता ही दोगे क्या होगा? इंडस्ट्रियल। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें आती है, इंडस्ट्रीज ज्यादा कवर करता है, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हम उसको कह सकते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। चलो पांचवा। Among the following which is not the negative aspect of capitalism?
पूंजीवाद का नकारात्मक प्रभाव इसमें से क्या नहीं है? पूंजीवाद का नकारात्मक प्रभाव, नंबर वन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन यानी मंदी की संभावनाएं। नंबर टू, रीजनल इम्बैलेंस यानी कि क्षेत्रीय संतुलन। नंबर तीन, इम्बैलेंस ऑफ इनकम विद इन द सोसाइटी, समाज में जो है पैसों का अंतर, आर्थिक अंतर, बहुत ज्यादा इनकम का अंतर। और चौथा है क्वालिटी वॉर यानी कि गुणवत्ता की प्रतियोगिता या गुणवत्ता की लड़ाई है। इसमें वो कह रहा है कैपिटलिज्म का नुकसान क्या नहीं है? हाँ, डी शुड बी द आंसर, डी ही होगा। ये बात सही है कि अगर अगर कैपिटलिज्म में देयर इज अ चांसेस ऑफ रिसेशन, मंदी के चांसेस रहते हैं। क्यों? मंदी कब आती है? मंदी तब आती है जब डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, लोगों में प्रोडक्शन की होड़ लग जाती है, हर कोई वही चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है, जहां पैसा दिखा वहीं पर सबने प्रोडक्शन उसमें स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसमें मंदी आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से कैपिटलिज्म में रिसेशन आने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, रीजनल इंबैलेंस आता है कैपिटलिज्म में, जहां पैसा है वहीं का और विकास होने लगता है। और विकास, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था, देहरादून का विकास होता जा रहा है, पहाड़ में और बहुत सारे एरियाज है, उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। कैपिटलिज्म का ये नुकसान है। तीसरा, इम्बैलेंस ऑफ इनकम विद इन द सोसाइटी। अब पैसे वालों के पास और पैसा कमाने के मौके आ जाते हैं और गरीब हो जाता है, तो इम्बैलेंस ऑफ इनकम भी बढ़ता है। चौथा, क्वालिटी ऑफ वार। यस, कैपिटलिज्म में लोग क्वालिटी की भी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश में रहती है, क्योंकि बहुत ओपन कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये बेनिफिट है, ना कि नुकसान है। कैपिटलिज्म का बेनिफिट है, नुकसान नहीं है। ठीक है, उसने नुकसान पूछा है, कौन सा नुकसान नहीं है, तो डी नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद का सकारात्मक पक्ष क्या है? ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है सोशलिज्म का? नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा रोजगारों का निर्माण। डू नॉट रन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलना। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था की धीमी गति। एंड इंडस्ट्रीज बिकम बर्डन, उद्योगों का बोझ बन जाना देश के ऊपर, सरकार के ऊपर। कौन सा समाजवाद का सकारात्मक पक्ष है? ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सोशलिज्म में कम से कम ये होता है कि अगर नौकरियां नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से नौकरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है लोगों की समस्या को देखते हुए। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होगा, कैपिटलिज्म में तो वो उनके हिसाब से छोड़ देगा कि भाई ठीक है, जिसमें काबिलियत होगी वो लेगा नौकरी, जो नहीं ले पा रहा हम क्या करें। सोशलिज्म में सरकार जनता की चिंता कर रही होती है, उस तरह से गरीबों की, जो पिछड़ गए उनकी चिंता कर रही होती है, तो यहाँ पर एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगी। ये तो इसका एक बेनिफिट है, बट ये नुकसान भी है अगले जो है। डू नॉट रन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये एक प्रॉब्लम है सोशलिज्म की कि वो इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करता है। इकोनॉमी का मेजर प्रिंसिपल तो है डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट, वो उसी को जो है, और प्राइसेस का कंसेप्ट, आर्टिफिशियली प्राइस को रोकता है। प्राइस को अगर वो बढ़ने नहीं देगा तो डिमांड को कैसे रोकेगा? डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ती चली जाएगी। तो इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर काम नहीं करता, ये कमी है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ये भी एक कमी है। कंपटीशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कैसे? स्लो रेट रहेगा ही रहेगा। तीसरा, इंडस्ट्रीज बिकम बर्डन, अगर स्लो रेट ऑफ इकोनॉमी होगी तो इंडस्ट्रीज बोझ बनना शुरू हो जाएंगी, ये बात है। तो ये तीनों इसके ड्रॉबैक्स हैं, एक वो फायदा है। नाउ ये भी हमने पढ़ा था, जरा इससे बताओ, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के फीचर्स क्या क्या होंगे? एसडीआई लाइज बिटवीन 0.5 to 0.8, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, दोहरी अर्थव्यवस्था, इनसिग्निफिकेंट, समझा दूंगा आगे क्या होता है, अभी तो तुम बताओ पहले। इनसिग्निफिकेंट फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का सही ना होना। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स जो मूलभूत प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है एक्सपोर्ट, कच्चे माल का एक तरह से एक्सपोर्ट। हाई कंजम्पशन लेवल, बहुत ज्यादा कंजम्पशन यानी कि खपत बहुत ज्यादा होना। अब बताओ आंसर जरा, पहले मुझे फिर देख लो एक बार, फिर मैं पूछता हूं, फिर बात करेंगे।
पूछूं? हो गया? हाँ, तो बताओ कितने लोग का आंसर है? ए 2 3 4 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 सी 3 4 5 है। कितना आंसर ए है? नहीं। बी कितनों का है? 1 2 5? किसी का नहीं है। अच्छा, गुड। और 3 4 5 कितनों का है? 2 लोगों का। तो बाकी का क्या है? डी 1 2 3 4 5। बाकी सबका डी है 1 2 3 4 5। यानी कि अगर हम पहले ऑप्शन पर आए तो जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है वो एसडीआई में 0.5 से 0.8 के बीच में रहती है। अंडर डेवलप इकोनॉमीज, मैंने नोट्स खोल कर देखो, अंडर डेवलप इकोनॉमीज 0.5 से नीचे रहती हैं एचडीआई पर। तो पहला तो सही है ही नहीं, तो जहां जहां फर्स्ट ऑप्शन होगा तो लेना ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूं पुराना याद नहीं है, बोल रहे हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वो 8.8 से ऊपर जा रही थी, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी वो 0.5 से 0.8 के बीच में थी। इंडिया भी उसी में से एक है, और एचडीआई पर। और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो 0.5 से नीचे थी एचडीआई में, जो क्राइटेरिया है। तो 0.5 से 0.8 के बीच में तो डेवलपिंग इकोनॉमीज होंगी। उसने क्या पूछा है? अंडर डेवलप्ड। तो पहला तो है ही नहीं अंडर डेवलप इकोनॉमी का सिम्टम, ये डेवलपिंग इकोनॉमी का सिम्टम है एसडीआई पर 0.5 से 0.8 के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगा ही नहीं, तो बी और डी तो वैसे ही हट गए ऑप्शन में। अब बचा ए और सी। ना दूसरा आता है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या? दोहरी अर्थव्यवस्था। दोहरी अर्थव्यवस्था किस सेंस में कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी हो पर उसके साथ साथ ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी हो, दोनों का इस्तेमाल हो रहा हो। पुरानी व्यवस्था का भी इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब बैलगाड़ी भी चल रही हो सड़क पर, और सड़क पर मोटर गाड़ी कार भी चल रही हो। तो कार भी आ चुकी है लेकिन अभी बैलगाड़ी छूटी नहीं है। तो ये तो होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, हमें देखने को सब जगह मिलता ही है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी भी, पुराना व्यवस्थाएं भी बनी हुई होती हैं। तो ड्यूलिस्टिक तो होती है डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ड्यूलिस्टिक होती हैं। एसडीआई लाइज बिटवीन 0.5 टू 0.8, ये गलत है। तीसरा, इनसिग्निफिकेंट फॉरेन ट्रेड, जो उसका जो फॉरेन ट्रेड है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ये भी सही बात है। बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार, तभी तो अंडर डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार उसका होगा ही नहीं। और एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये भी सही है। बांग्लादेश है, हम जूट प्रोडक्ट्स को के सबसे बड़े मार्केट है वर्ल्ड में, और बांग्लादेश जो है जूट का, जूट क्या है? कच्चा माल, और हम जूट से बनने वाले प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और बांग्लादेश जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो कच्चा माल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा अंडर डेवलप इकोनॉमी। क्यों? इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो प्रोसेस तो बना नहीं सकता, कच्चा माल ही बेच सकता है, ये बात है। तो इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट करेगा वो, बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम कर रहा होगा। तो 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 1 नहीं होगा। पांचवा, हाई कंजम्पशन लेवल। हाई कंजम्पशन लेवल अक्सर जो है डेवलपिंग, हायर ऑर्डर की डेवलपिंग इकोनॉमीज या डेवलप इकोनॉमीज का गुण है। कंजम्पशन आपका तब बढ़ता है जब ग्रोथ आती है। ग्रोथ आती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, हम हर तरह का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं, जो बेसिक डिमांड्स है वो बढ़ती है। जैसे अब इंडिया में कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, कहते हैं क्योंकि इंडिया में ग्रोथ आई तो उसके साथ उसका कंजम्पशन लेवल भी बढ़ने लगा। तो कंजम्पशन लेवल यानी कि खपत, चीजों की खपत, और डिमांड, डिमांड ज्यादा नहीं होती है, पॉपुलेशन की वजह से हो अलग चीज है, लेकिन डिमांड ज्यादा नहीं होती है। तो कंजम्पशन लेवल कम होता है ऐसी इकोनॉमीज का। तो 2 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। ये किस में बैठते हैं? ए में। तो आंसर इसका होगा ए, आंसर शुड बी देयर, ए होगा। क्लियर? ठीक है। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पर तो अभी थोड़ा सोचो, जल्दी करो, इसलिए करवा भी रहा हूं। 8th क्वेश्चन देखो। मिक्स इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? एन इकोनॉमी वेयर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट, सरकार के द्वारा कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं दोनों लागू की जाती हैं, दोनों को आगे बढ़ाया जाता है। देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अलोंग विद द पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, एक ही दोनों दिखाई देते हैं अर्थव्यवस्था में। देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलोंग विद हैवी इंडस्ट्रीज। और चौथा, इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स,
मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ए कितनों का आंसर है? एक। बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और इक्वली प्रमोटेड ना, अच्छा। और बी कितनों का आंसर है? ठीक है, और किसी का सी है आंसर? और डी? आंसर इसका बी होगा। मिक्स इकोनॉमी का मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर लेकर के चलना। सोशलिज्म गवर्नमेंट सेक्टर की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है और कैपिटलिज्म प्राइवेट इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहा है। तो मिक्स इकोनॉमी में हमने, याद करो जरा नोट्स पलट कर देखो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिक्स इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी ओनरशिप, प्राइवेट की भी प्रॉपर्टी पर ओनरशिप दे रखी है और गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टीज पर ओनरशिप है। दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को अलाउ कर रखा है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक साथ होना मिक्स नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो डेवलप्ड नेशंस कैपिटलिस्टिक, अमेरिका में एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी है, बट अमेरिका तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक नहीं है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का साथ साथ होना कैपिटलिज्म नहीं है, मतलब इनका साथ साथ होना मिक्स्ड होना नहीं है। मिक्स होने का मतलब है सोशलिज्म वाली चीजें और कैपिटलिज्म वाली चीजों का साथ साथ होना। हमने दिमाग में बैठा लिया है सोशलिज्म मतलब एग्रीकल्चर, ना भाई। सबसे बड़ी एग्रेरियन इंडस्ट्री कंट्रीज जितनी है दुनिया के अंदर, डेवलप्ड एग्रेरियन इकोनॉमीज तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है। न्यूजीलैंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, स्वीडन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, आपका डेनमार्क कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यूएसए इतना बड़ा एग्रीकल्चर का मार्केट है उसका, वीट का और मेज वीट इन सब में तो वो हाईएस्ट पे रहता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर का मतलब सोशलिस्टिक नहीं है। तो इसलिए होगा देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर along with the public sector, वो मिक्स होना है जैसे इंडिया ने रखा। ठीक है, 8 का आंसर होगा बी। चलो ठीक है, बी शुड बी आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। Which one of the following is the correct sequence of contribution to gross domestic product in India by the various sector of economy in last 10 years? भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10 सालों में सीक्वेंस में लगाओ कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या होगा, सबसे कम किसका, फिर किसका, फिर किसका, क्या सीक्वेंस होगा? ठीक है, जीडीपी में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ज्यादा से कम में लगाना, ज्यादा से कम में लगाओ। हाँ, यस, डी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा इंडिया में कंट्रीब्यूशन किसका चल रहा है? सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर के बाद इंडस्ट्री सेक्टर का। सबसे कम जीडीपी में तो एग्रीकल्चर सेक्टर का चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का 14 से 16% के बीच में चल रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 24-25% या 26% के आसपास चल रहा है, और बाकी सर्विस सेक्टर का 50% से ऊपर चल रहा है। तो सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर, तो डी शुड बी द आंसर। In which of the following types of the economy are the factors of production owned individually? इनमें से किस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन के साधन हैं उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण हो सकता है? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड? क्या होगा आंसर? अगर कोई एक लेना हो तो क्या लोगे इसमें, बताओ? सी, मिक्स्ड। अगर उत्पादन के साधनों पर इंडिविजुअल की ओनरशिप अलाउड है, अगर सी ले रहे हो क्योंकि मिक्स में तो अलाउड होती ही है, तो क्या कैपिटलिज्म में नहीं होती है? सी में तो, मिक्स्ड में तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों की रहती है, और कैपिटलिज्म में तो इंडिविजुअल को ही दे रखा है सब कुछ। तो अगर मुझे दोनों में से कोई एक चुनना है तो फिर तो मैं बी को लूंगा ना यार। अगर तुमने मिक्स दिया तो फिर कैपिटलिस्ट कैसे छोड़ रहे हो? मिक्स तो बाद में आता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल कंट्रोल मिक्स्ड में भी अलाउड है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। कैपिटलिज्म में तो इंडिविजुअल को ही ज्यादा दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर को ही ज्यादा दे रखा है, प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा दे रखी है। तो अगर मुझे दोनों में से एक लेना है, अगर कोई दो ऑप्शन चूज कर सकता तो मैं फिर बी और सी के साथ जाता, लेकिन अगर एक ही चुनना है तो फिर तो इंस्टेड ऑफ सी में बी के साथ जाऊंगा, क्योंकि सी में कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की है, इस पर आप नहीं कर सकते।
इसे खरीद बेच नहीं सकते। कैपिटलिज्म में तो सब खुला है, ये बात है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा? चलो, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हम आंसर जाएंगे कैपिटलिस्ट के साथ, इंडिविजुअली अगर होगा तो ओन्ड। अब वहां एलन मस्क है अमेरिका के अंदर, अपना स्पेस सेंटर बना लिया उसने। तुम इंडिया में अपना स्पेस स्टेशन बना के दिखाओ। यहां पर स्पेस स्टेशन पे कंट्रोल किसका है? इसरो का। अमेरिका में उसके पास पैसे हैं, उसने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया। अब तो नासा उससे कई बार हेल्प मांगता है, भाई जरा 2 रॉकेट दियो, वो अपने दे देते, अपने निकाल करके उनको ले लो, चलो तुम लोग। ये बात है। अब वो इसी तो एडवाइजर हो गया, वो वहां के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको अपना एडवाइजर बना लिया, अपने बहुत कंट्रोल दे दिया चीजों पर। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी in framing of the constitution, second 5-year plan, industrial policy of 1948, none of the above। भारत ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया किसके तहत, कहां अपनाया, मतलब कब अपनाया? संविधान बनाते समय उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सेकंड 5-year प्लान के दौरान उसने इंडिया में मिक्स इकोनॉमी को इंप्लीमेंट किया, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। याद रखना, 1948 की जो औद्योगिक नीति भारत की आई, ये जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट में इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपनाया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, भारत की 1948 की औद्योगिक नीति, ये बात है। हमने एलपीजी को 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अपनाया था। 1948 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी, इसमें हमने मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का फीचर कौन सा नहीं है? द ओनरशिप ऑफ लैंड लाइज विद प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, कंपटीशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट सेक्टर ओनली, इनइक्वालिटी इन इनकम, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। वो पूछ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर कौन सा नहीं है? हाँ? कितने लोगों का आंसर ए है, कितनों का बी है? कंपटीशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट सेक्टर ओनली, ये आपके हिसाब से ये मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कंपीट कर रही है, या हाइडल डिपार्टमेंट जो है जल विभाग से कंपीट कर रहा है। अच्छा, तीसरा है इनइक्वालिटी इन इनकम। वो कह रहा है कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का विच इज नॉट द फीचर ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं आती है। भैया बड़ा है छोटा ही ले लो और खुद को ले लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल में पैदा हो रहे हैं। इंडिया में 1% लोगों के पास भारत का 70% एसेट आ गया है, बहुत बड़ा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी है मिक्स्ड इकोनॉमी में। हम 1948 से अब तक, तो वहां भी आ जाती है। जहां भी प्राइवेट ओनरशिप दोगे वो कैपिटलिज्म में भी आएगी और वो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी आएगी। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसको समझना देखो। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में जो कंपटीशन होगा वो प्राइवेट सेक्टर में तो आपस में होगा। आई एम नॉट कंपीटिंग विद द गवर्नमेंट, वो या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। आईआईटी दिल्ली इज नॉट कंपीटिंग विद आईआईटी मद्रास, या आईआईटी दिल्ली इज नॉट कंपीटिंग विद एनआईटीज, बट वी द प्राइवेट सेक्टर, आई एम, अगर मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैं दूसरे से कंपीट कर रहा हूं, तो प्राइवेट सेक्टर में ही कंपटीशन है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर में रेस्ट्रिक्टेड है, और इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी में और गवर्नमेंट सेक्टर की क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को क्वालिटी, अगर प्राइवेट सेक्टर की बिस्लरी का पानी देख लो और गवर्नमेंट के नल से आने वाला पानी देख लो, उसको किसी से कंपीट नहीं करना ना, तो जो पानी देना है वो दे देगा। बट बिस्लरी को तो कंपीट करना होगा, किनले के साथ करना होगा और बहुत सारी कंपनीज के साथ करना होगा, तो वो अपने पानी की क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता, बट प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये तो ठीक है, ये फीचर है। डी इज द राइट आंसर। रैपिड ग्रोथ कैपिटलिज्म में मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि एक सर्टेन लेवल पर गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो रैपिड ग्रोथ नहीं मिलती, ग्रोथ मिलती है। अंडर डेवलपमेंट तो ग्रोथ भी नहीं मिलती। डेवलपिंग के और मतलब अगर हम बात करें सोशलिज्म में, तो ग्रोथ नेगेटिव साइड चली जाती है,
कोई काम ही नहीं कर रहा, सरकार देख लेगी, हर चीज सरकार देख लेगी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में ग्रोथ तो मिलेगी बट रैपिड ग्रोथ नहीं मिलेगी। देखिएगा हमने लिखा है रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी का पढ़ना जो मैं नोट्स लिखवाए उसमें हमने रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ को वर्ड को यूज किया है। तो इसमें ग्रोथ तो होगी बट रैपिड नहीं होगी। कैपिटलिज्म में रैपिड ग्रोथ होगी, तेजी से ग्रोथ होगी, ये बात है। तो डी इज द राइट आंसर। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है, बाकी तीनों तो है, ये है। कहीं कोई समझ में ना आए तो बात कर लेना यार, कभी मैं मानूं तो मैं आ गया समझ में। हाँ 13th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीमेरिट ऑफ सोशल इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या कमियां हैं? पहली, इनएक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग की सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, नौकरशाही और सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट हैंड्स, सरकार के हाथ में शक्ति का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण होता है। करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी, ऑल, सारे होंगे। सीधी सी बात है। यस, कैलकुलेशन सही कॉस्टिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि प्राइस को आर्टिफिशियली सेट करते हैं। महंगाई हो रही है तो उसे महंगाई नहीं होने दे रहे प्राइस को, प्राइस को आर्टिफिशियली गवर्नमेंट सेट कर देती है जनता की भलाई में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में कॉस्टिंग सही कैलकुलेट नहीं हो पाती है। सब्सिडीज बहुत दे रही है, सब्सिडीज वगैरह सरकार देती है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, सरकारी तंत्र का बहुत हस्तक्षेप है, लाइसेंसिंग सिस्टम, कोटा सिस्टम, वो बहुत कुछ होता है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट के हैंड्स में पावर बहुत ज्यादा रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो इस सब में आप देखो ना, जहां भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी, कल मैं वैसे ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में मैं देख रहा था नॉर्थ कोरिया के पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो नॉर्थ कोरिया में लोग, मतलब सरकार का कितना हस्तक्षेप है कि गवर्नमेंट ने 12 हेयर स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करी हैं। जनता उन 12 हेयर स्टाइल्स में से ही कोई एक रख सकती है। हेयर स्टाइल तक गवर्नमेंट तय कर रही है कि आपको 12 में वो पेपर ले जाना पड़ता है शॉप पर, हेयर कटिंग सैलून पर, और बताना होगा भाई ये वाला कर दे, और उसमें एक लिखी हुई कि वो आप नहीं रख सकते बिकॉज वो प्रेसिडेंट की है, तो वो वाली हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते। ड्रेसेस तक गवर्नमेंट ने तय कर रखी है, इवन कि क्या क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते हो। इस हद तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ सकता है और आ जाता है। अच्छा वो वहां पैदा नहीं हुए, सोचो क्या हाल होता वहां का ये हाल है। तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा इंटरवेंशन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज में आ जाता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी? अंडर डेवलप इकोनॉमी के कारण क्या है? अगर कोई इकोनॉमी अंडर डेवलप हो जाती है तो इंक्रीज लेवल ऑफ पॉवर्टी, ध्यान से देखना, एक लेना है क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का बहुत ज्यादा वहां पर होना, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का कम होना, क्राइसिस ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी का होना, और चौथा बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का पिछड़ा होना। अंडर डेवलप इकोनॉमी का रीजन चारों हैं, चारों हैं, एक लेना है, तो कौन सा लोगे? अब ये तो मुझे भी समझा रहे हैं, चारों अब लेना है क्या ना, कौन सा लोगे इसमें से? कितने लोग हैं जो फर्स्ट लेंगे? फर्स्ट किस मतलब ए कितने के हिसाब से होगा? कितने के हिसाब से बी होगा? एक जना अक्षर, दो लोग। कितनी की वजह से सी होगा? क्राइसिस ऑफ कैपिटल। और चौथा डी, बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ए, इंक्रीज लेवल ऑफ पॉवर्टी ना। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये होगा ये तीनों अपने आप हो जाएंगे। यार अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीछे है वो तो वहां भी हो सकता है जहां एग्रीकल्चर बहुत आगे है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड होगी। हो सकता है वो इंडस्ट्री ना हो, चलो वैसे तो इंडस्ट्री भी आई जाती है, बट इंडस्ट्री का ना होना वहां अंडर डेवलप होने का रीजन नहीं है। मेन रीजन है अगर पर कैपिटा इनकम कम हो जाए। पर कैपिटा इनकम इसलिए भी तो कम हो सकती है, हो सकता है सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन पॉपुलेशन उस कंट्री की बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, तो वहां सब कुछ ठीक होते हुए भी गरीबी आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये चारों हैं मैं मानता हूं, पर एक लेना है तो सबसे सटीक ये है ना, इसमें बाकी सब अपने आप इंक्लूड होते चले जाएंगे। पॉवर्टी अपने आप आ जाएगी, जिस कंट्री में लो पर कैपिटा इनकम होगी पॉवर्टी वहां पर आई जाएगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और
पर कैपिटा इनकम कम होगी तो क्राइसिस ऑफ कैपिटल आई जाएगी, सी चीज है। तो इसलिए चारों में से वैसे मैं चारों लूंगा, एक लेना है तो फिर मैं बी को लूंगा, लो पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का कम होना, वो रीजन कोई भी हो, पॉपुलेशन का ज्यादा होना हो, प्रोडक्शन का कम होना हो, रीजन कोई भी हो, और पर कैपिटा इनकम कम हुई। ग्रोथ का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी आप देखो, लो पर कैपिटा इनकम, अंडर डेवलप जब डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसकी पहली डेफिनेशन ये थी, लो पर कैपिटा इनकम होना अंडर डेवलपमेंट का साइन है। पहली लाइन देखो, पहले पैराग्राफ में ये लिखी हुई है नोट्स के अंदर, लो पर कैपिटा इनकम को रीजन बनाया गया है उसके अंदर, वो देखना, वो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, ये तो बता दोगे, जरा बताओ। द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा होगा? इंडिया, इंडिया तो पता है किसका है, मिक्स का। चाइना, चाइना है पूंजीवादी का, कहता अपने आप को वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट मानता नहीं अपने आप को। अब दो बचे, यूरोप में जाना है, ईस्ट यूरोप या वेस्ट यूरोप, कौन ज्यादा है? तुम्हें पॉपुलर कैपिटलिस्ट कंट्रीज कौन सी दिखाई देती है? फ्रांस, जर्मनी, यूके, है ना, ये सब आपको जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज दिखाई देती है, किधर है? वेस्ट यूरोप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट यूरोप, ये है। ईस्ट यूरोप में तो पोलैंड वगैरह भी आते हैं, वो फिर से कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ जाते हैं, होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इकोनॉमी इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है? इंडिया नहीं है, समझ में आ जाएगा। यूके है, जापान है, अमेरिका है, तीनों कैपिटलिस्ट है, बस इसमें इंडिया नहीं है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्राइवेट ओनरशिप ऑन एसेट्स। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन। नंबर 3, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नंबर 4, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हर जगह गवर्नमेंट का प्रेजेंस। तो पहला है प्राइवेट ओनरशिप ऑन एसेट, होगा कैपिटलिस्ट में, ही तो होगा ही, दिया ही जाएगा, एक तो आएगा ही आएगा। प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता, नेक टू नेक फाइट होगी, ओपन कंपटीशन होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, तो दूसरा आएगा ही आएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आएगी, आ ही नहीं सकती जब वो ओपन कंपटीशन है, तो जो ज्यादा कमा रहा है और कमाता चला जाएगा, उसको और मौके मिलते चले जाएंगे, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो 1 2 हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों को खुला छूट दी जाएगी, वो अपने हिसाब से जो जैसा करना चाहे वैसा करे, तो 4 आ जाएगा, तो 1 2 4 तो ऑप्शन में आ ही गए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मिनिमम प्रेजेंस होगी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करेगी इंडस्ट्रीज को, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 2 4, 1 2 4। सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर आसान है, तो सब तो कर ही लोगे। इट इज अ कंट्रोल इकोनॉमी, इकोनॉमी में काफी ज्यादा नियंत्रण रहता है। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहता है, सरकार का मालिकाना हक ज्यादा रहता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, कल्याण की ज्यादा सोचती है सरकार। आंसर आसान है, कुछ भी नहीं है, डी डी, तीनों ऑप्शंस हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, तीनों फीचर्स हो गए। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष, वर्ग कौन सा? गरीब और अमीर का संघर्ष हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, हो रहा है कैपिटलिस्ट जहां जाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, ये भी होगा, तो 4 हो जाएंगे। आप ये सोचो ना, कैपिटलिस्ट का रंग देखो, अभी ट्रंप ने उस दिन वो देखा होगा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ हुआ, आप सोचो प्रेसिडेंट को बैठा करके उसको, यू स्टूपिड प्रेसिडेंट, पब्लिक के सामने खुले में आप अपने यहाँ मेहमान बुला के, अपने यहाँ बुलाया अमेरिका में, बुला करके आप बोल रहे हो, तो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी के साथ क्या क्या कहता होगा वो ट्रम्प बंद कमरे में क्या करता होगा, जो उसने मीडिया क्या ही है, उस दिन तो सारी प्रेस बैठी हुई थी, प्रेस के आगे कराई सब, बंद कमरे में जब लोग बात करते होंगे तो पीट भी देता होगा तो
तो ये हाल, और उसने क्या ऑफर रखा, कैपिटलिस्टिक सोच देखो, उसने क्या ऑफर रखा जो जेलेंस्की ने मना कर दिया यूक्रेन ने, कि तुझे हमसे मदद चाहिए तो अपनी कंट्री के आधे नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के नाम कर दो। तो पहले उसे वॉर में फंसा दिया और बेचारा फंस गया। अब उसके पास रिसोर्स कौन से, उसके पास गैस है, उसके पास कोल है, यूक्रेन के पास बहुत बड़े कोल रिजर्व है, तो अपने आधे नेचुरल रिसोर्स अमेरिका के नाम कर दो, ये बोला वो, और पब्लिक के आगे बोला। ये कैपिटलिस्टिक सोच है। सीधी सी बात ये है कि वो मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, सीधी सीधी बात है। उसने जब मना कर दिया तो उसको कहता है यू स्टूपिड प्रेसिडेंट, तो अपने देश को बर्बाद कर देगा, ये बात है। तो ये हुआ है, इसलिए कहते हैं ना अमेरिका की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। यूक्रेन तो अमेरिका का दोस्त था, उसके दोस्त के साथ ये हाल हुआ, तो सोचो दुश्मन का क्या करेगा वो। नाउ नेक्स्ट, सबसे ज्यादा झटका इसके बाद यूक्रेन के बाद यूरोप को लगा है। यूरोप ने ये जो हरकत देखी अभी ट्रम्प की, सब अब अमेरिका से दूरियां बढ़ाएंगे, क्योंकि समझा रहे हैं कभी भी धोखा दे सकता है, किसी का साथ देगा ही नहीं। तो अब वो खुल के नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। बट अब आप सोचो यूक्रेन के साथ किया क्या इन्होंने। 90s में यूक्रेन वॉज द थर्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर थी यूक्रेन। यूक्रेन के पास दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे, आफ्टर यूएसए एंड रशिया, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसी कंट्री के पास थे, वो था यूक्रेन। इन दोनों ने, रशिया ने और यूएसए ने, दोनों ने बुदापेस्ट ट्रीटी में यूक्रेन से अपने हथियारों को खत्म करवाने के लिए रजामंद कर लिया। यूक्रेन ने हथियार खत्म कर लिए और उसके बदले में रशिया और यूएसए ने उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी ली, और अब रशिया से ही उसको प्रोटेक्शन का डर है, और अब अमेरिका भी उसका साथ नहीं दे रहा। अमेरिका उससे कह रहा है हम क्यों तेरा साथ दे। और रशिया और अमेरिका ने ही कहा था कि तुम अपने हथियार खत्म करो, कभी कोई तुम पर हमला करेगा तो हम साथ हैं। हाँ, ये नहीं लिखा था कि हम तुम पे हमला करेंगे तो क्या होगा। अब खुद ही उस पर हमला कर रहे हैं यूक्रेन पे, उसके तो हथियार खत्म करा दिए इन्होंने, ये हुआ। चलो ये वाला क्वेश्चन समझो, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली सीन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट जनरली देखने को मिलता है। ए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है पूंजीवाद में। बी, जो अक्सर देखने को मिलती है, दिख तीनों सकती हैं पर जो अक्सर दिखती है, या तीनों अक्सर दिखती हैं। बी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। सी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पढ़ाए थे, बहुत सारी टर्म्स पढ़ाई थी मैंने, उनके अलग अलग मतलब। या डी, तीनों। आंसर बताओ। क्या आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में, बताओ। हाँ, कितने लोगों का आंसर डी है, तीनों तरह की दिखती हैं, अक्सर मिलती हैं। अच्छा, कितनों का आंसर सी है, डिस्गाइज, और बी कितनों का है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, और ए है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो कितनों का है, 1 2 है। अच्छा, 3। हाँ, तो बेसिकली जो है, एक बात समझो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों सोशलिज्म में नहीं होगा और कैपिटलिज्म में होगा। जो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों सोशलिज्म में नहीं हो सकता और कैपिटलिज्म में होगा। सोशलिज्म के अंदर तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट का डर, टेंशन इसलिए रहेगी, प्राइवेट सेक्टर को पनपने नहीं दे रहे, तो वहां पर जो पढ़ा लिखा आदमी है, जितनों को सरकार नौकरी दे सकती है उतनों को दे पाएगी, बाकी बेरोजगार रहेंगे। जैसे भारत में पहले बेरोजगारी बहुत होती थी, अब भी बहुत है, और पहले ही बहुत होती थी, क्योंकि सरकार सबको तो नौकरी दे नहीं पाती थी। तो ये तो कहीं भी हो सकती है ना, ये तो कैपिटलिज्म में भी हो सकता है और सोशलिज्म में भी हो सकता है, बल्कि सोशलिज्म में और ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। सबको तो सरकार नौकरी दे नहीं पाएगी, जितनों को दे दिया, बाकी लोग छूट भी जाते हैं। नाउ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है छुपी हुई बेरोजगारी। जो छुपी हुई बेरोजगारी है, ये भी फिर मैं कह रहा हूं कहीं भी हो सकती है, कि जहां पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं। जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या थी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट थी कि इकोनॉमी का हाई साइड में जाना और
लो साइड में जाना। और ध्यान रखना मैंने उसमें लिखवाया स्पेशली, अक्सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को मिलता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए वो लाइन लिखवाई है। क्यों? जनरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होगा, बूम आ रहा है इकोनॉमी में, हर कोई उधर प्रोडक्शन करने लगेगा, वही प्रोडक्शन करने लगेगा, तो साइकिल अब हाई टाइम चल रहा है। लेकिन जब प्रोडक्शन ओवर हो जाएगा तो उसके बाद साइकिल डाउन साइड में जानी शुरू हो जाएगी, और उन्हीं सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी फिर से। जैसे आईटी सेक्टर में हायरिंग होती जाएगी, एक टॉप पर आने के बाद उसके बाद नीचे चल रहा है। अभी बीच में सब शेयर बाजार में पैसा लगा रहे थे, एक टाइम आता गया, अभी देखो एकदम से लोअर साइड आ गई। हर जगह किसी भी कंपनी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी की एक पॉजिटिव साइकिल जाती है और इकोनॉमी की एक नेगेटिव साइकिल जाती है। नेगेटिव साइकिल के समय जो नौकरियां जाती हैं वो क्या कहलाता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अक्सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी की एक हायर साइड भी जाएगी और ओवर प्रोडक्शन होने के बाद एक लोअर साइड भी जाएगी, बेसिकली ये होगा। तो इसलिए हो तीनों सकते हैं, पर जब वो कह रहा है कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली सीन, तो ये तो मिलेगी, ये बात है। तो ऑल का ऑप्शन है वहां, लेकिन फिर भी मैं यहां बी के साथ जाऊंगा, ये बात है। Among the following, what is the true about real national income? इनमें से रियल नेशनल इनकम किसे कहेंगे हम? रियल नेशनल इनकम हम किसको कहेंगे? चलो, it is the market value of all products and services produced in 1 year of a country. It is the value of GNP after deducting depreciation of plant and machinery. It is the value of national income adjusted for inflation and calculated from some reference point. None. कितने लोग आंसर ए होगा, कितने लोग बी होगा? है मिताली? ए, हाँ ठीक है, बी होगा। कितने लोग सी होगा? 4 लोग होगा। और डी? यार मैंने तुमसे कहा था रियल पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, रियल का मतलब है एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। ध्यान दो, मैंने कहा था ना रियल इनकम निकालने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हटाने के बाद। रियल जीडीपी मैंने बताया था इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हटाने के बाद। तो यहां से समझ में आ रहा है ना, नेशनल इनकम तो उसने पहले ही कह दिया, इट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। क्या एडजस्ट करने के बाद? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। सिंपल है बहुत। नेशनल इनकम का तो नेशनल इनकम एज इट इज उठा लो, रियल की जगह ये लाइन आ गई बस, और क्या, सिंपल सी बात है। क्लियर? समझ में आई बात? बस सिंपल है क्वेश्चन, आराम से होंगे, टुच्चे वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो बस। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, राष्ट्रीय आय इनमें से कौन सी है? देख के बताओ, ये फॉर्मूलेस करा रखे हैं मैंने, जल्दी बताओ मुझे देख के, कौन सा होगा नेशनल इनकम? ये तो कराया हुआ है क्लास में। कितने लोग आंसर ए होगा? हाँ, कितनों का बी होगा? कितनों का सी होगा? 1 2 3 4 5। कितनों का डी होगा? हाँ, 1 का। और तो कुछ ने तो कुछ भी नहीं दिया, 1 2 लोगों ने तो। एक बात समझो, ग्रॉस अगर हम बात करें नेशनल इनकम क्या होती है, ग्रॉस नेशनल जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज नेशनल इनकम, यही तो हम पढ़ते हैं। और मार्केट प्राइस सॉरी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, यही तो पढ़ते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस के अंदर से आप जो है डेप्रिसिएशन को घटाओगे, साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो है वो घटाओगे, और सब्सिडीज जो दी गई हैं उनको जोड़ दोगे। सब्सिडीज के इम्पैक्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या है? कुछ भी आर्टिफिशियल मत रखो, सब्सिडीज नहीं रहेंगी। जीएनपी नेशनल इनकम क्या है?
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। अब एनएनपी जीएनपी से निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तो डेप्रिसिएशन को घटाओगे, एक तो डेप्रिसिएशन आ गया। उसके अलावा फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो। और सब्सिडीज ने उसके प्राइस को घटा रखा है, नहीं घटी हुई है, तो सब्सिडीज को जोड़ दो। तो आंसर क्या बन रहा है? सी। सिंपल बात भाई, दिमाग में सोचो ना। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनएनपी क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाओगे तो नेट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन घटा दिया, सी में क्या हो गया? माइनस डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो हमारा एनएनपी तो बन गया। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं उनको हटा दो, तो माइनस कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज जो सरकार ने दी है वो प्राइसेस को आर्टिफिशियली घटा देती हैं, हमें एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? सब्सिडीज ने जिन्होंने प्राइस को घटाया तो उससे सब्सिडीज को ऐड। याद करो, मैंने क्लास में सॉल्व करके दिखाया था, सब कुछ ऐड करके दिखाया था। क्यों कराया था? इसलिए तो कराया था कि सही बताओ। तो आंसर क्या होगा? सी, एनएनपी। ठीक है, जिन्होंने ये क्लास कर रखी है उनकी बात है, ये क्लास शुरुआत वाली थी जो मैंने कराई थी। ठीक है, इसका मतलब पीछे का रिवाइज कर लो भाई। अभी तो इकोनॉमी खत्म होगी तो टेस्ट भी लूंगा इकोनॉमी का। ये तो इस तुच्चे क्वेश्चन तो आने नहीं है, ये तो सिर्फ एहसास दिलाने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो फिर दूसरे दूंगा। चलो, हाँ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सब्सिडी is an example of production subsidy. Production subsidy is a subsidy given to increase the output of a particular product. Choose the wrong, गलत चूज करना है। कौन सा गलत है इसमें? पहला स्टेटमेंट गलत है या दूसरा स्टेटमेंट गलत है? नन। डी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। याद करो, मैं WTO जब पढ़ाया था तब WTO में हमने बात की थी, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा रही है वो एक तरीके की प्रोडक्शन सब्सिडी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दी जा रही है। ठीक है, और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है? टू इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, WTO में ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने ये बताया भी था आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, ये पढ़ाया है ये भी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुलियन। पढ़ा था बुलियन क्या होता है, मैंने क्लास में करा रखा है, 2 मार्कर्स जब कराए थे उसमें था ये बुलियन। बुलियंस आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड कॉइंस। बुलियन कंसीडर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, डी, नन। क्या होगा आंसर? ए किसका होगा? है ए किसी का नहीं है, और बी एक जने का बी है, सिद्धार्थ तुम्हारा बी है। अच्छा, सी बोथ दोनों सही है एक जने का, और डी बाकी सब कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं। समझ में आ गया भैया, क्लास में पढ़ाया था, नोट्स खोल के देखो। 2 मार्कर्स जो कराए हैं मैंने, 2 बार क्लास में 2 मार्कर्स कराए हैं, उसमें मैंने ये डाल रखा है बुलियन, चेक करो। बुलियन होता ही वो है, बुलियन वो होता है जो ऐसे प्रीशियस मेटल्स जिनकी ट्रेडिंग बार्स में और कॉइन्स में होती हैं, जैसे सोने के सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के जो है वो बार्स में और उसमें होते हैं, कॉइन्स में होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, प्लेटिनम होता है, तो ये सब प्रीशियस मेटल। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बुलियन, और मैंने ये भी बताया था कि अब तो बुलियंस का भी जो है एक्सचेंज आ गया है, बुलियन एक्सचेंज भी आ गया है। तो बुलियंस आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड कॉइन्स, ये सही बात है। बुलियंस में गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, प्लेटिनम भी आता है, बुलियंस में आते हैं, इनकी ट्रेडिंग होती है, रोज गोल्ड के प्राइस निकलते हैं। ये है, ये खरीदे बेचे जाते हैं बार्स में और कॉइन्स में। सोने के सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं, सिल्वर चांदी के सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बेसिकली। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो बस तो इतना ही है, पेज खत्म हो गया इस क्वेश्चन से। तो भाई इसे एक एहसास ये कराना था बस, पीछे का रिवाइज करो।
आधे क्वेश्चन भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं हो रहे, बहुत सिंपल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इकोनॉमी खत्म हो जाएगी जब, तो उसके बाद अब मंडे से पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा, लेकिन जो पीछे का है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि जैसी इकोनॉमी खत्म होगी टेस्ट लूंगा। तो जरा उन्हें पढ़ो, तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ, याद नहीं है, रिवाइज करो। चलो, तो मैं नया पढ़ाने से पहले जरा पीछे का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, आपको याद नहीं आ रहा।